बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद हुकूमत के वजूद में आने से पहले ही बेयकीनी की कैफियत का शिकार है। वो तो पहले दिन से था जिस दिन इत्तेहाद किया गया है, क्योंकि जबरी निकाह जो होता है, जबरी निकाह वाली शादी बहुत कमज़ोर शादी होती है और किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। जी नाज़रीन, इस बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर सेनेट के इंतखाबात से पहले सदारती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। सदारती इंतखाबात का फैसला क्यों हुआ, सेनेट के इंतखाबात बाद में क्यों होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि कसर सदारत में जब कोई बराजमान होने जाएगा तो पीछे से कोई गाना गा रहा होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जी नाज़रीन, जो शख्स ये गाना गा रहा होगा या जिसके दिल में ये गाना आ रहा होगा, वो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकता है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम पीटीआई की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं या आईएमएफ को ख़त लिखने के हवाले से या आईएमएफ के हवाले से जो स्टेटमेंट पीटीआई की तरफ से आया है, वो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान माली या मुआशी तौर पर किन मुश्किलात का शिकार है, कौन सी मुसीबतें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान इससे निपटने के लिए कौन से इकदाम करने जा रहा है, इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सहाफ़ी इमरान रियाज के हवाले से। जी नाज़रीन, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो आपको पता है, लेकिन मजीद सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। क्या इस तरह सहाफ़ियों का गिरफ्तार करना दुरुस्त अमल है? और क्या सहाफ़ियों ने जो तर्ज सहाफ़त अख्तियार कर रखा है, क्या उनको इस तरह की सहाफ़त करनी चाहिए? ये एक इंतहाई हसास मामला है, लेकिन बात तो करनी है, हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के मामले पर। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से एक फैसला किया गया और ये फैसला हुआ इमरान खान की से मुलाकात के हवाले से। तो मुलाकात के बाद जो इनके अपना रहनुमा है पीटीआई के, जो बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने आके बाहर मीडिया से बातचीत की। पहले मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने मीडिया से क्या कहा। बानी पीटीआई इमरान खान की आलमी मालियाती फंड्स को मुदाखलत की दावत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन में मुबैना धांधली पर आईएमएफ को खत लिखेंगे, जिस पर मुतालबा किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत इलेक्शन में धांधली के ऑडिट से मशरूत की जाए। आज़ाद ऑडिट टीम इलेक्शन कमीशन नहीं सुप्रीम कोर्ट की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। अब मजीद क्या है कि ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो कर्ज वापस करने में नाकाम होगी। ये है नाज़रीन वो पॉइंट कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को कर्ज ना दो। ये कहा जा रहा है ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो, वो इस तरह कह रहे हैं कि कर्ज ना दो। यानी किस तरह कह रहे हैं कि जिस ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो कर्ज वापस करने में नाकाम होगी। जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो, आलमी इदारों को भी उनकी मावनत से गुरेज करना चाहिए। ठीक है जी, मैं फिर पढ़ देता हूँ कि ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो कर्ज वापस करने में नाकाम होगी। जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो, आलमी इदारों को भी उनकी मामनत से गुरेज करना चाहिए। जो कर्ज दिया जाएगा अवाम पर, बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जी अपना इमरान खान की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई वहां ऑडिट कराया जाए। इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो आईएमएफ से कर्ज के इकदाम के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई की जानिब से खत आईएमएफ को जारी किया जाएगा और आईएमएफ, यूरोपियन यूनियन और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक चार्टर है। उनका चार्टर कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम की इजाजत या लोन देंगे जब गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस की अहम शिक ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, वहाँ बैनुल-अक़वामी इदारे काम करना पसंद करते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, आलमी इदारों को भी उनकी मामला से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है।
पूरी दुनिया ने देखा और लोगों का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी हुआ और प्री पोल रिगिंग को छोड़ें, पोस्ट पोल रिगिंग रात को हुई, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। चोरी के मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो कोई भी इदारा लोन नहीं दे सकता। जो कर्ज दिया जाएगा अवाम पर बोझ बढ़ेगा। अब नाजरीन, ये इमरान खान का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि आखिर इनको ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ा। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने 1947 में आजादी के बाद इस वक्त तक 23 बेल आउट पैकेज IMF से लिए है। यानी ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 23 बेल आउट पैकेज लिए हैं। इतने बेल आउट पैकेज किसी मुल्क ने नहीं लिए। अब मजीद जो है वो पाकिस्तान 16 अरब डॉलर का कर्ज लेने की भी कोशिश करेगा ताकि कर्जों की अदायगी मुमकिन हो सके और पाकिस्तान को रवां साल 25 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज की अदायगी भी करनी है। 25 अरब डॉलर के कर्ज की, गैर मुल्की कर्ज ही, उनकी वापसी भी करनी है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस अजाब में मुब्तला है, इसके हवाले से अपना PTI के फैसले से, जिसमें धांधली ज़दा इंतखाबात की वजह से पाकिस्तान की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है, उसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर में कमी के तनाजुर में नकदी की तंगी का शिकार मईशत पर दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी जानब IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से PIA के मुजवजा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और उसके गैर बंडलिंग पर मजीद वजाहतें मांग ली हैं ताकि ये मालूम किया जाए कि किस तरह 268 अरब रुपए के दाखिली कर्जों की रीशेड्यूलिंग से मालियाती असरात मुरतब होंगे और हुकूमत मालियाती खसारे को बढ़ाए बगैर इनसे कैसे निपटेगी। अब IMF को हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता रद्द अमल का इश्तराक करने से पहले मजीद वजाहतों की जरूरत है। PTI की जानिब से ये अहम बयान उस वक्त सामने आया है जब मुमकिन तौर पर मार्च 2024 के पहले हफ्ते में हलफ उठाने वाली IMF हुकूमत के पास मौजूदा 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट और प्रोग्राम को पूरा करने और फिर जो है वो डॉलर के खिलाफ को पूरा करने के बड़े साइज को मद्देनजर रखते हुए कोटा में इजाफे की दरख्वास्त के साथ 36 माह के लिए नए बेल आउट पैकेज पर दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार की बागडोर संभालने के फौरन बाद IMF को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजनी होगी और वो दूसरी नजरसानी की तकमील के लिए अपनी जायजा टीम इस्लामाबाद रवाना करे, जो 15 मार्च 2024 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि 12 अप्रैल 2024 तक 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के अजरा के लिए बोर्ड से मंजूरी ली जा सके। तो नाज़रीन, इससे पहले आपको याद होगा कि यही PTI थी और यही PTI के रहनुमा थे जिन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना, यानी उस वक्त के वफाकी वजीर खजाना जो हुकूमत से अलग हो चुके थे, शौकत तरीन, उन्होंने कहा था अपना वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा अपना तैमूर सलीम झगड़ा को कि आप IMF को खत लिखो, और वो ऑडियो भी पकड़ी गई थी। दूसरी जो ऑडियो लीक हुई थी वो हुई थी पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी की, जिनको ये शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि आप IMF को खत लिखें कि वो पाकिस्तान को कर्ज ना दे। 2014 में भी यही PTI थी जिन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, जिन्होंने बिल अदा न करने का ऐलान किया, जिन्होंने आवाम से इल्तजा की कि बिजली के बिल अदा न किए जाएं, गैस के बिल अदा न किए जाएं, और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान ज़र मुबादला का ज़खायर आते हैं वो बैंक के जरिए नहीं बल्कि हुंडी हवाला के जरिए भेजे जाएं, बैंक को न भेजे जाएं ताकि हुकूमत को कमजोर किया जा सके। जी नाज़रीन, अप्रैल 2014 में ये पाकिस्तान ने अपना इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान इक़्तिदार से अलग होने वाले थे तो उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा किया था उनकी खिलाफ वर्जियां शुरू की। उन्होंने जो है वो मुश्किलात पैदा करने के लिए IMF के साथ जो भी शराइत तय की थी उनके बरक्स उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम फैसले किए, बिजली की कीमतों के हवाले से अहम फैसले किए, और दीगर फैसलों से IMF और पाकिस्तान के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हुए। तो अब PTI ये जो कुछ करने जा रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को मतलब सख्ती से झेलने पड़ेंगे।
नाज़रीन, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता शब बल्कि सहाफ़ी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इमरान रियाज पर अपना इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक भरपूर नफरत अंगेज मुहिम चलाई। बिल्कुल उन्होंने कुछ सहाफ़ी इंतहा से ज़्यादा और हद से ज़्यादा चले गए। लिखने में बोलने में फ़र्क होता है। सहाफ़त बगैर किसी तस्दीक के किसी की पगड़ी उछालने का नाम नहीं है। अगर आप किसी की इज्जत के साथ खेलेंगे, अगर आप मुल्क के इदारों की साख के खिलाफ खेलेंगे, अगर आप मुल्क के वकार के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो मेरे ख्याल में उसके नतायज आपको भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ इमरान रियाज तक नहीं थमने वाला। जिस तरह आपको पता है कि अपना असद तूर को भी FIA की तरफ से एक नोटिस जारी हो चुका है। इमरान रियाज को भी पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि असद रियाज को गुज़िश्ता शब लाहौर से उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया और उसके हवाले से वहाँ जो मौजूद CCTV कैमरा थे वो तोड़ दिए गए। इमरान रियाज का लैपटॉप और दीगर सामान भी पुलिस हुकाम अपने साथ ले गए। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं जो है वो सदारती इंतखाबात के हवाले से, लेकिन उससे पहले लियाकत चट्ठा पे क्या बात करें। लियाकत चट्ठा के हवाले से मीडिया पे चीजें चलती रही हैं। सारा जो है वो मामला प्लांटेड था, उधर से भी प्लांटेड था, कल जो कुछ हुआ ये भी प्लांटेड है। हकीकतें कहाँ हैं, हकीकतें और सच्चाई इन दोनों प्लांटेड मामला के बीच में कहीं सिसक रही होगी, कहीं तड़प रही होगी। लियाकत चट्ठा चाहे अपने बयान से मुनहरिफ हो जाए, उस बयान की क्या वैल्यू थी, और आज जो ना से अपना लियाकत चट्ठा ने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को किस हद तक दुरुस्त तस्वुर किया जा सकता है। क्योंकि अगर शकूक व शुबहात वहां है तो शकूक व शुबहात यहाँ भी है। क्योंकि लियाकत अली चट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लापता थे। अब जब लापता अफराद वापस आते हैं तो उनके स्टेटमेंट की कानूनी क्या हैसियत हो सकती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में लियाकत चट्ठा के मामले पर बात, क्योंकि जिस मामले को रियासत अपने तरीके से रंग देकर और खेल रही हो, उस पर हम बात करके काम का अपना हाथ काला क्यों करें। तो बहरहाल आगे चलते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो मामला चल रहे थे, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ये शक गुजरा कि सेनेट के इंतखाबात में बिल्कुल इसी तरह हो सकता है जब कौमी असेंबली में हफीज शेख को हरा के और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया गया था, तो उसके बाद जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का मामला आया तो इसके बावजूद के अपोजिशन उस वक्त की अक्सरियत में थी, लेकिन जो स्पीकर अपना क्या नाम है इसका, सादिक संजरानी गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से सेनेट अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया। यानी इनको बता दिया गया कि आप लोगों की टोटल औकात ये है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने PMLN पर दबाव डाला कि सेनेट के इंतखाबात सदर के इंतखाबात से पहले होंगे, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं 11 मार्च को, और 11 मार्च से पहले हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। और उसके अलावा कौमी असेंबली का जो अपना जो हुकूमत साजी का मामला है वो भी मुकम्मल हो चुका होगा। सूबों में भी हलफ बर्दारी की तकारीब सब कुछ हो चुकी होगी, क्योंकि 29 फरवरी आखिरी आईनी तारीख है। इंतखाबात के नतायज के बाद 29 तारीख को हर सूरत में इजलास होना है, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि इजलास 28 को है, कभी कहते हैं 26 को है, कभी कहा जाता है 25 को। बहरहाल इजलास 29 से पहले होना है, ये जाहिर और तयशुदा बात है। अब इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के फैसले के मुताबिक 11 मार्च को अपना होंगे इंतखाबात होंगे सेनेट के, और उससे पहले 8 मार्च को सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो चुका होगा। यानी 8 मार्च को ईवान सदर PTI के जो यूथिया है, बुढ़ा यूथिया, उससे खाली हो चुका होगा, क्योंकि ये वाहिद सदर है जिसने ईवान सदर में बैठकर और जो आइन की खिलाफ वर्जी की, जिस तरह इन्होंने आइन से इनहराफ किया, ये वाहिद सदर है जो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत के लिए ईवान सदर में बराजमान रहे, और ये वाहिद सदर है जिन्होंने असेंबलियां गैर आईनी तरीके से तोड़ी। ये वाहिद सदर है कि आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होने के बाद भी ईवान सदर में बराजमान रहा। ये वो सदर है कि जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी की समरी के लिए स्पेशली लाहौर भागे और एक उस शख्स से जाके मुशावरत की जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो ईवानों से इस्तीफा देकर जा चुके थे। उसके साथ मुशावरत के बाद
इस शख्स ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करवाया था। तो बहरहाल अब वो शख्स जा रहा है। ये वही शख्स है जिसने ईवान सदर में जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। ये वो शख्स है जिसने ईवान सदर में बैठकर पार्लियामान के खिलाफ साजिश की। ये वो शख्स है जिसने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को उस वक्त के जो पीटीआई रहनुमा थे, कायद, चेयरमैन इमरान खान से ईवान सदर में मुलाकातें करवाई और गैर जमहूरी इक़दामात के लिए कमर जावेद बाजवा को उकसाते रहे, उन्हें जो एक्सटेंशन देने की लालचें भी देते रहे। इसमें सब में ईवान सदर मुलविस था। ईवान सदर ने हर मुमकिन कोशिश करके आर्टिकल 6 के इर्तिकाब के बावजूद पीटीआई के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया, गैर आईनी इक़दामात किए और बिलाखिर अब ये सदर यहाँ से जा रहा है। यूं समझ लें कि यहाँ पर अब आईनी सदर आएगा और एक वो शख्स जो अप्रैल 2022 में जो है वो इस मुल्क का आईनी तौर मतलब यूं समझ लें कि इखलाकी तौर पर सदर नहीं था, वो जा रहा है। तो बहरहाल 8 मार्च को सदारती इंतखाबात हैं, उसी वक्त नतायज आएंगे। लेकिन जब 8 मार्च को इंतखाबात होंगे तो फिर कोई होगा जो कसर सदारत का मकीन होना उनकी दिलीना ख्वाहिश है और वो ताहाल वो जो ख्वाहिश है वो तशनाई रहेगी। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान की कि उनकी तशनगी बढ़ रही है, उनकी ख्वाहिशें उछल उछल के उनके पूरे वजूद से बाहर आ रही हैं, क्योंकि आसिफ अपना मौलाना फजल रहमान से यानी मौलाना फजल रहमान ने जो लॉन्ग मार्च किए थे इमरान के दौर में, जिसका फायदा नवाज शरीफ को हुआ, वो भी ईवान सदर तक जाने के लिए किए थे। उसके बाद पीडीएम भी ईवान सदर तक जाने के लिए बनवाई। उसके बाद जो हुकूमत वजूद में आई, इत्तेहादी हुकूमत, उसका मतलब भी मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट अपना ईवान सदर तक पहुंचाना था। और इसका वादा नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से किया था कि आपको हम सदर जरूर बनाएंगे। लेकिन 8 तारीख को जब आसिफ अली जरदारी कसर सदारत के मकीन होने के लिए वहां पहुंचेंगे तो यकीनन मौलाना फजल रहमान को उनका वहां जाना गिरा गुजरेगा। मौलाना फजल रहमान ने धांधली के खिलाफ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और मौजूदा हुकूमत को जिस चीज का सबसे सख्त सामना किया जा सकता करना पड़ेगा वो मौलाना फजल रहमान होंगे, जो तमाम इत्तेहादी जमातों के साबिका न सिर्फ रफीक रहे हैं, दोस्त रहे हैं, बल्कि इत्तेहादी भी रहे हैं और इन्हीं की क्या छतर छाया में हुकूमतों ने या अपोजिशन ने बहुत बड़े बड़े इक़दाम भी किए। और अब वो इसी हुकूमत का मुखालिफ होकर मैदान में उतरेगा और हुकूमत को 2 तरफ का सामना करना होगा। एक तरफ पीटीआई का, अगर पीटीआई से डील नहीं हुई, अगर पीटीआई प्रोटेस्ट करती है, अगर पीटीआई सड़कों पर आती है, तो फिर एक तरफ पीटीआई, दूसरी तरफ मौलाना, तो बीच में जो हुकूमत होगी अब उसको अपना वजूद कैसे बचाना है या आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान वो मछली है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह मौलाना फजल रहमान भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार से दूर नहीं रह सकते, मौलवी हलवे से दूर नहीं रह सकता। इसलिए इस वक्त मौलाना फजल रहमान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आईनी बहरान पैदा हो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि इसके साथ मुज़ाकरात किए जाए और इसको ऑफर की जाए ईवान सदर में जाने के लिए और फिर ये सदारत के लिए वहां पर चले जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह इसहाक डार ने कहा था कि मौलाना साहब आपने देर कर दी, और फिर जवाब में मौलाना साहब ने कहा था कि हमने यहाँ तो बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के अमल से देर की, लेकिन हकीकत ये है कि हमने आपको पहचानने में देर कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।